सो हे गाइस, दिस इज आयुष्मान बिस्वारी और इस वीडियो में अपन बेसिकली कवर करेंगे अपना चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स के ऊपर यार काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी लोगों की, बट टू बी ऑनेस्ट मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था और पता भी था कि अभी मुझे कोरोना हो गया था, तो अभी मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। बट कोई नहीं, ऐसा अपन की वीडियो आ चुकी है, ठीक है। इसके लिए मैं स्पेसिफिकली चाहता हूँ यार तुम लोग लाइक ज़रूर कर दो अभी से, कॉज वीडियो काफ़ी अच्छी होने वाली है और मुझे इसमें काफ़ी मेहनत लगी। और मैं पहले ही बता दूं कि बायोमोलिक्यूल्स की इसमें केवल थ्योरी है इस वाले वीडियो में। स्ट्रक्चर्स के ऊपर मैंने शायद एक आध साल पहले वीडियो बनाई थी यहाँ से, केवल स्ट्रक्चर्स के ऊपर कि उसको तुम कैसे याद कर सकते हो। तो अगर तुम लोग वो जाके नहीं देखोगे तो कोई मतलब नहीं है इसको भी देखने का, कॉज जितना परसेंट वेटेज स्ट्रक्चर्स का रहता है उतना ही इसका भी रहता है। तो अगर तुम इसको देख रहे हो तो तुम्हारा केवल 50% ही काम हुआ। तुम्हें स्ट्रक्चर्स भी याद करने रहेंगे और स्ट्रक्चर्स कैसे याद करने हैं तुम वहां पे जाके देख सकते हो। मैं यहाँ पे टैग भी कर दूंगा, तुम यहाँ पे देख लो। तुमने देख ही ली होगी यहाँ से, ठीक है। तो ये वाली बात आती है यहाँ से कि अपन को स्ट्रक्चर्स कैसे याद रखने, मैंने पूरी यहाँ से तरीके बताए हुए हैं, तो वो जाके ज़रूर देखना। और अपन शुरू करते हैं वीडियो को। उसके पहले लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं हमेशा बोलता हूँ बट तुम्हें भी पता है कि यहाँ से कितने लोग सब्सक्राइब करते हैं, ठीक है। सो शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो को। तो देखो यार, ऐसे देखें तो यहाँ से एक पेज का और यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट अपन का है यहाँ से बायोमोलिक्यूल्स का। तो बेसिकली यहाँ से ये अपन की दोनों को काम आएंगी, थोड़ी सी मतलब जेईई मेंस को तो काम आएगी यहाँ से, जेईई मेंस वाले बच्चों को। बोर्ड्स के लिए भी थोड़ी काम आ जाएगी जब अपन को थोड़ा रिवाइज करना हो। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ से मैंने इसमें सारी की सारी क्या बोलते हैं अपन की डेफिनेशन से इंक्लूड करी, क्योंकि यार अगर डेफिनेशन से इंक्लूड कर जाती तो शॉर्ट नोट्स नहीं होते, वो लॉन्ग नोट्स बन जाते हैं, ठीक है। शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन की बात आती है यहाँ से कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। शुगर्स या फिर सैचराइड्स होते क्या, मैंने शॉर्ट में लिखने की कोशिश करी है। क्या होता है? ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड्स और कीटोन्स, ठीक है। दो टाइप के होते हैं, रिड्यूसिंग, नॉन रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग शुगर्स क्या होता है? फ्री अल्डिहाइडिक या फिर कीटोनिक ग्रुप उसमें रहता है, इसमें नहीं रहता है। रिड्यूस फेलिंग्स टॉलिंग्स रिएजेंट, इसके ऊपर जेईई मेंस में बहुत बार सवाल आ चुका है, तो अपन को पता होना चाहिए कौन सा रिड्यूसिंग है कौन सा रिड्यूसिंग नहीं है। या फिर वो बोल देते हैं यहाँ से कि यार यहाँ से कौन सा अपन को टॉलिंग्स या फिर फेलिंग्स को रिड्यूस करेगा या फिर नहीं करेगा, तो अपन को पता होना चाहिए। वहीं पर नॉन रिड्यूसिंग नहीं करते हैं। एग्जाम्पल अपन को पता ही होने चाहिए, माल्टोज लैक्टोज, इसका एग्जाम्पल है अपन का सुक्रोज। कार्बोहाइड्रेट्स के अपन के बेसिकली और टाइप्स जो अपन फर्दर क्लासिफिकेशन करते हैं वो आ जाता है मोनोसैचराइड्स, ऑलिगोसैचराइड्स और पॉलीसैचराइड्स। मोनोसैचराइड्स बेसिकली आ जाता है कैन नॉट हाइड्रोलाइज फर्दर, मोनो नाम से समझ में आ रहा है सिंगल, ठीक है, तो फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं हो सकते हैं। वहीं पे अपन का इसका एग्जांपल आ जाता है अपन का ग्लूकोज या फिर फ्रक्टोज, डेफिनेटली। ऑलिगोसैचराइड्स का अपन का 2 या 3 मोनोसैचराइड्स रहते हैं ऑन हाइड्रोलिसिस, और हाइड्रोलिसिस अपन को मिलता है यील्ड करने पे। एग्जाम्पल आ जाता है सुक्रोज, माल्टोज और पॉलीसैचराइड्स। पॉली नाम से समझ में आ रहा है बहुत सारे लोग यील्ड करेंगे अपन के मोनोसैचराइड्स। एग्जाम्पल अपन का स्टार्च, सेल्यूलोज। ग्लूकोज वहीं पे इसके स्ट्रक्चर्स और ये वाले जो हैं वो अपन ने इसमें इंक्लूड नहीं करे हैं, क्योंकि मैंने स्पेसिफिकली स्ट्रक्चर्स के लिए नेक्स्ट वीडियो बना रखी है। सो अगर तुम उसको जाके वापस से बता रहा हूँ नहीं देखोगे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मैं नीचे उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दूंगा और तुम यहाँ पे स्टार्टिंग में देख भी लीजिए कैसी थी। चलते हैं। वही सुक्रोज अपन का रहता है, उसको पानी के साथ अपन एसिडिक मीडियम में करते हैं तो अपन का ग्लूकोज और फ्रक्टोज निकलता है। ये अपन का है लैबोरेटरी मेथड, बट अपन का जो कमर्शियल मेथड है अपन को वो भी पता होना चाहिए कि अपन यहाँ से स्टार्च या फिर सेल्यूलोज को हीट भी करते हैं साथ में, तो अपन का तब मिलता है यहाँ से मेरे पास यहाँ से N6H12O6, जिसको अपन बोलते हैं बेसिकली ग्लूकोज। ये कुछ रिएक्शंस है जो कि अपन को पता होनी चाहिए। ये बोर्ड्स में और अपन के जेईई मेंस में दोनों में इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं और पूछे जाते हैं, तो अपन को ये पता होनी चाहिए सारी रिएक्शंस कि भैया ये अगर अपन का ग्लूकोज है, ग्लूकोज में अगर मान लो मैं Br2 वाटर डालूंगा तो क्या रिएक्शन रहती है, ये रिएक्शन रहती है। और साथ ही साथ अपन को एक और चीज थोड़ी पता होनी चाहिए जो कि है इसका काम, मतलब इसका अपन को डालने से फायदा क्या होता है। इससे अपन को बेसिकली चलता है इंडिकेट्स अल्डिहाइडिक ग्रुप। कभी कभार काम क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई Br2 वाटर से क्या फायदा होता है, फिर क्या इंडिकेट करता है, मतलब किस चीज के लिए यूज होता है। तो अपन को पता होना चाहिए कि भैया ये इंडिकेट्स अल्डिहाइडिक ग्रुप इन अपन का ग्लूकोज। वहीं पे CH3CO अल्टरवाइज CO के साथ अगर अपन रिएक्ट करेंगे तो ये अपन का बनता है प्रोडक्ट कन्फर्म्स द प्रेजेंस ऑफ 5 OH ग्रुप्स। डेफिनेटली 5 OH ग्रुप्स रहते हैं इसमें, तो एक यहाँ पे 4 यहाँ पे, कोई बड़ी बात नहीं है। HNO3 ऑक्सीडेशन इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप, तो अपन का यहाँ से ये बेसिकली इसका प्रोडक्ट रहता है। HI के साथ हीट करेंगे तो अपन का N-हेक्सेन बनता है। NH2OH के साथ अपन का प्रेजेंट कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, कोई बड़ी बात नहीं है। HCN कन्फर्म्स द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, वापस से कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ से। म्यूटा रोटेशन तुम लोगों ने डेफिनेटली GOC जो कि अपन का जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसमें पढ़ा होगा कि म्यूटा रोटेशन क्या होता है। ऑप्टिकली एक्टिव ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड, अगर वहाँ पे नहीं तो शायद हाइड्रोजन में पढ़ा होगा। मतलब मुझे तो यार यहाँ से म्यूटा रोटेशन के ऊपर हम लोग को GOC में ही पढ़ा दिया था टू बी ऑनेस्ट। तो अब ये तो टीचर के ऊपर डिपेंड करता है, बट
कहीं ना कहीं तो पढ़ा ही होगा। क्या होता है बेसिकली, द चेंज इन स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड विथ टाइम टू एन इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड म्यूटा रोटेशन। जैसे जो अपन का अल्फा डी ग्लूकोज है, ये अपन का इक्विलिब्रियम मिक्सचर से जब अपन का यहाँ से बीटा डी ग्लूकोज में जाता है तो अपन का जो इसका एंगल है यहाँ से ये बेसिकली चेंज रहता है। तो यही अपन का होता है बेसिकली म्यूटा रोटेशन, चेंज इन द एंगल। बात समझ में आ रही है? आगे चलते हैं। हो सकता है अगर तुम लोग को मेरी स्पीड ज़्यादा लग रही है, बट जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ, अगर स्पीड ज़्यादा नहीं रखेंगे तो तुम लोग सो जाओगे, मैं धीरे धीरे बोलता रहूँगा। और अगर मैं थोड़ा स्पीड से बोलूँगा तो तुम्हारा कंसंट्रेशन रहेगा, कॉज तुम्हारे मन में भी ये चलेगा कि भाई अगर मैंने कोई भी बात मिस कर दी, मतलब अगर मैं ध्यान नहीं रहा तो मिस ही कर जाऊँगा क्योंकि भैया तो तेज़ बोल रहे हैं। इससे तुम्हारा ही फायदा है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे अपन के बेसिकली आ जाते हैं प्रोटीन्स। प्रोटीन्स के ऊपर बात करते हैं। क्या लिखा है? बायोमोलिक्यूल्स मेड अप ऑफ नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बाय कंडेंसेशन पॉलिमराइजेशन ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स। डेफिनेटली अल्फा अमीनो एसिड्स। अब यहाँ पे मैंने डेफिनेशन क्यों इंक्लूड करी है? डेफिनेटली अपन को थोड़ा तो पता ही होना चाहिए कि भाई प्रोटीन्स होते क्या हैं, इसलिए यहाँ से अपन ने डेफिनेशन इंक्लूड करी है। क्लासिफिकेशन अगर अपन उनके एसिडिटी पे करेंगे तो 3 अपन के आ जाते हैं, न्यूट्रल, एसिडिक, बेसिक। डेफिनेटली यार यहाँ से न्यूट्रल में अपन का आ जाता है नंबर ऑफ COOH ग्रुप्स इज इक्वल टू NH2 ग्रुप्स। डेफिनेटली COH किस में आता है? एसिडिक। NH2 किस में आता है? बेसिक। न्यूट्रल मतलब दोनों में बराबर होना चाहिए। अब मैं थोड़ा कम जगह में लिखूं इसलिए मैंने COH ग्रुप्स के नंबर को A बोल दिया है और NH2 ग्रुप्स के नंबर को B बोल दिया। अब डेफिनेटली अगर एसिडिक है तो A विल बी ग्रेटर देन B, क्योंकि COOH के ग्रुप्स डेफिनेटली यार NH2 से तो ज़्यादा होंगे ना, तभी जाके एसिडिक बन पाएगा। एग्जाम्पल है अपन का इसका न्यूट्रल का ग्लाइसिन और वेलिन, वहीं पे एसिडिक का अपन का है एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड। अगर अपन यहाँ से मेरे पास बेसिक की बात करें तो डेफिनेटली NH2 ज़्यादा होना चाहिए, तो B ग्रेटर देन A या फिर A लेस देन B लिख दिया, जिसका एग्जाम्पल है अपन का लाइसिन या फिर हिस्टिडीन। अब बात आती है ऑन द बेसिस ऑफ दिस सिंथेसिस। ऑन द बेसिस ऑफ दिस सिंथेसिस 2 टाइप के आते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, एसेंशियल अमीनो एसिड्स, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। एसेंशियल नाम से समझ में आ रहा है, एसेंशियल मतलब क्या? रिक्वायर्ड, मतलब अपन को ज़रूरत है उनकी, ज़रूरत है उनकी मतलब बॉडी उनको प्रोड्यूस नहीं कर सकती है, कैन नॉट बी सिंथेसाइज इन बॉडी, मतलब मस्ट बी ऑब्टेन्ड थ्रू डाइट। और इसका एग्जाम्पल है अपन का वेलिन, लाइसिन। नॉन एसेंशियल नाम से समझ में आ रहा है कि बॉडी तो खुद ही प्रोड्यूस कर सकती है, तो ज़रूरी नहीं है कि तुम बाहर से उसको दो। एग्जाम्पल है कैन बी सिंथेसाइज इन बॉडी, एग्जाम्पल है ग्लाइसिन, ग्लूटामिक एसिड, कोई बड़ी बात नहीं है। विटामिन के ऊपर चलते हैं। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स विच कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड बाय बॉडी। डेफिनेटली इसके भी 2 टाइप आ जाते हैं, वाटर सॉल्यूबल और फैट सॉल्यूबल। इसके ऊपर मेंस में एक बार सवाल आया था, मैं बताता हूँ। सॉल्यूबल इन वाटर नाम से समझ में आ रहा है, मस्ट बी सप्लाइड रेगुलरली इन डाइट एज दे आर रेगुलरली एक्सक्रीटेड इन यूरिन। यूरिन में अपन के जो वाटर सॉल्यूबल विटामिन है वो एक्सक्रीट होता है एक्सेप्ट B12। इसके ऊपर मेंस में सवाल आया था कि देखो जो अपन के वाटर सॉल्यूबल हैं वो अपन के विटामिन होते एक्सक्रीट हो जाते हैं यूरिन में, बट ऐसा कौन सा नहीं है जो एक्सक्रीट नहीं होता, मतलब ऐसा कौन सा है जो एक्सक्रीट नहीं होता, ये बता दो। तो एक आंसर था B12, क्योंकि इसके जो एग्जांपल होते हैं वो सिमिलर ही होते हैं, B1, B2, B6, B12, सॉरी B12 नहीं है यहाँ से, ये B12 मैंने इसको हटाना पड़ेगा, ठीक है, कोई नहीं, यहाँ से इसको अपन हटा भी देंगे, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल्स यहाँ से ये अपन के हो जाते हैं, तो B12 अपन का यहाँ से इसमें आ जाता है। फैट सॉल्यूबल यहाँ से अपन के, ये एग्जाम्पल किस चीज़ के हैं? ये वाटर सॉल्यूबल के हैं, और B12 अपन का एक्सेप्शन है। फैट सॉल्यूबल वही सॉल्यूबल इन फैट्स नाम से समझ में आ रहा है, एंड ऑयल्स, एग्जाम्पल ADE के, विटामिन ADE के। एंजाइम्स क्या होते हैं? बायो कैटलिस्ट विच कैटालाइज बायोकेमिकल रिएक्शंस। एंजाइम्स के ऊपर तुमने यार केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ के ऊपर भी पढ़ा ही होगा, उसकी वीडियो जाके नहीं देखी तो वो भी देख लेना, उसमें लगभग अब 13-14 हज़ार व्यूज़ हो चुके हैं। मतलब तुम सोचो मैंने कितने टाइम मैंने बनाई थी और वो उस पर 13-14 हज़ार व्यूज़, बड़ी बात है, कॉज उस पर काफ़ी क्वेश्चन उठ के तो आए थे, तो लोगों ने काफ़ी अच्छा उसमें रिस्पॉन्स दिया था। हार्मोन्स अपन के बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, स्टेरॉइड्स, पॉलीपेप्टाइड्स और अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स। स्टेरॉइड्स की अगर अपन बात करेंगे तो एग्जांपल उसका आ जाता है एस्ट्रोजन, एंड्रोजन। पॉलीपेप्टाइड्स का इंसुलिन एंड एंडोर्फिन्स। अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स का आ जाता है अपन का एपिनेफ्रिन और नॉरपाइनफ्रिन। सिंपल सी बात है। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट डेफिनेटली यार अपन का ज्विटर आयन से कनेक्टेड होता है, तो अपन ने ज्विटर आयन देखा नहीं है, तो अपन यहाँ पे पहले थोड़ा कहाँ पे अपन ने अच्छा प्रॉपर्टीज़ के पहले न्यूक्लिक एसिड्स पढ़ लेते हैं। न्यूक्लिक एसिड्स, पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ ऑल लिविंग सेल्स। न्यूक्लियोटाइड्स के अपन के वही आगे अपन डाइवर्सिफिकेशन देखेंगे तो क्या आ जाता है? पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप डेफिनेटली इसका स्ट्रक्चर पता है। पेंटोज शुगर के भी अपन के 2 अलग अलग होते हैं, डीऑक्सीरिबोस और राइबोस, जो अपन का DNA और RNA अपन इसको फर्दर बताते हैं। नाइट्रोजनस बेस में 2 चीज़ें आ जाती हैं, पिरिमिडीन और प्यूरिन। ये अपन को सीधा सीधा रटा होना चाहिए, इसमें मैं इसलिए इसको स्पीड से निकाल रहा हूँ, कॉज इसमें मैं क्या समझाऊंगा, मैं तुम्हें क्या बोलूंगा कि भैया पिरामिडिन के अंदर कौन से आते हैं? 3 आते हैं यार यहाँ से, यूरासिल, थाइमिन और साइटोसिन। प्यूरिन के अंदर 2 आते हैं, एडेनिन और ग्वानिन। इसके ऊपर मीन्स में क्वेश्चन आ चुका है कि भैया
मतलब एकदम एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं है, लेकिन इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड कि भाई पिरामिडिन के अंदर कौन से पाए जाते नहीं हैं। तो यहाँ पे मान लो उसने यहाँ से ये 3 दे दिए और यहाँ से उसमें उसने गॉनिन और डाल दिया, तो उसने बोल दिया कि भाई इन चार ऑप्शन में से बता दो कौन सा अपन का पिरामिडिन का पार्ट नहीं है। सिंपल सी बात है, ग्वानिन, कॉज वो तो अपन का प्यूरिन का पार्ट है। बात समझ में आ रही है? तो ये अपन के इस पे क्वेश्चन सिंपल होता है, बस वही याद है कि तुम्हें कितना याद होना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं। न्यूक्लिक एसिड्स के टाइप, डीऑक्सीरिबो न्यूक्लिक एसिड जिसको अपन डीएनए बोलते हैं, और राइबो न्यूक्लिक एसिड जिसको अपन आरएनए बोलते हैं। आरएनए के वापस से 3 टाइप्स होते हैं, मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए, राइबोसोमल आरएनए जिसको अपन आरएनए बोलते हैं, और ट्रांसफर आरएनए जिसको अपन बोलते हैं टीआरएनए। सही बात है। प्रोटीन सिंथेसिस अकर इन 2 स्टेप्स, 2 स्टेप्स रहती हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, अपन के एनसीईआरटी में मेंशन है, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ आरएनए, ओके। ट्रांसलेशन, इसके ऊपर अपन का सवाल आ सकता है। क्या लिखा है? सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स अकर इन साइटोप्लाज्म ऑफ सेल, mRNA डायरेक्ट्स प्रोटीन सिंथेसिस विद द हेल्प ऑफ rRNA एंड tRNA। तो ये अपन का इंपॉर्टेंट फंक्शनिंग अपन को ये पूरी पता होनी चाहिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। आगे, चारगाफ्स रूल, यार ये कहीं ना कहीं अपन को कभी ना कभी आ जाता है काम, मतलब ये काम क्या मतलब इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, कहीं कहीं पढ़ाया जाता है, कहीं कहीं नहीं, बट मैंने सोचा रिस्क क्यों लो, इसको अपन डाल दो, कॉज ये इसके ऊपर क्वेश्चन कभी कभार पूछे भी जा चुके हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अमाउंट ऑफ प्यूरिन बेसेस विल बी इक्वल टू पिरिमिडीन बेसेस, प्यूरिन बेस ऑफ वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल पेयर विथ पिरिमिडीन बेस ऑफ द अदर स्ट्रैंड। नाम से समझ में आ गया। अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे ये कुछ चीज़ लिखी हुई है, इसके ऊपर अपन का मेंस का सवाल बहुत आसानी से बन सकता है। मैंने क्या लिखा है? ए डबल बॉन्ड टी, डबल बॉन्ड का बता रहे हैं, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है, बट ये ए और टी क्या है ये याद है? मैंने यहाँ पे ये लिखा था, यहाँ से ये ए टी का मतलब यहाँ पे ये टी लिखा हुआ है, यहाँ से ये ए लिखा हुआ है, मतलब एडेनिन और थाइमिन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्टेड रहते हैं। सिमिलरली जी और सी, जी अपन का क्या है यहाँ से? ग्वानिन मैंने लिखा था, और सी अपन का साइटोसिन, मतलब जी जो अपन का ग्वानिन है वो अपन का साइटोसिन से 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्टेड रहते हैं। सिमिलरली ए और यू क्या रहता है अपन का? यूरासिल। ए क्या होता है मेरे पास यहाँ से? एडेनिन, जो कि अपन का आरएनए का पार्ट है, वो अपन के 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्टेड रहता है। तो इसके ऊपर मीन्स में आराम से सवाल आ सकते हैं कि भाई एडेनिन और यूरासिल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्टेड रहते हैं, पेयर्ड रहते हैं, या फिर ग्वानिन या फिर साइटोसिन कितने हाइड्रोजन बॉन्ड से पेयर्ड रहते हैं। क्वेश्चन तो आसान है, आराम से बन सकते हैं ऐसे। ठीक है, अब अपन पहले थोड़ा चलते हैं यार यहाँ से प्रॉपर्टीज के ऊपर, इसलिए मैंने यहाँ से ज्विटर आयन वाला पार्ट छोड़ दिया था, बिकॉज अपन ने उसकी प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ी थी। बात ये है, इन एक्वा सोल्यूशन द कार्बोक्सिलिक ग्रुप कैन लूज अ प्रोटॉन एंड अमीनो ग्रुप कैन एक्सेप्ट अ प्रोटॉन गिविंग राइज टू अ डायपोलर आयन नोन एज ज्विटर आयन। ये काफी इंपॉर्टेंट है यार यहाँ से। ठीक है, यहाँ अपन की बेसिकली ज्विटर आयन की रिएक्शन है ना, तो ये अपन को याद रखना है बेसिकली कि ज्विटर आयन का स्ट्रक्चर क्या होता है और कैसे, बिकॉज बोर्ड्स में स्पेसिफिकली इसके ऊपर काफी बार सवाल पूछे जा चुके हैं ज्विटर आयन के ऊपर। ठीक है, अब बात यहाँ से आती है, ज्विटर आयन को अगर अपन एसिडिक में डालेंगे तो क्या होगा, बेसिक मीडियम में डालेंगे तो क्या होगा, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो अपन को पता होना चाहिए। ये अपन का ज्विटर आयन है, OH नेगेटिव, मतलब अगर बेसिक मीडियम में डाला जो कि मैं लिखा है तो अपन का ये बन जाता है अल्कलीन सोल्यूशन। और वहीं पे अगर मैंने इसको एसिडिक मीडियम में डाला, इसको नहीं, इसको अगर मैंने एसिडिक मीडियम में डाला तो अपन का ये बन जाता है एसिडिक सोल्यूशन में। ठीक है, तो अपन को दोनों ही इसकी रिएक्शंस पता होनी चाहिए इन बोथ एसिडिक एंड बेसिक मीडियम। अब अपन की बेसिकली बात आती है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। चलो पहले अपन प्रोटीन्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स ही पढ़ लेते हैं। 2 टाइप के आते हैं बेसिकली, फाइब्रस और ग्लोबुलर। फाइब्रस क्या है? पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर पैरेलल एंड हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। ये लोग बेसिकली इनसॉल्युबल रहते हैं, और एग्जांपल आता है केराटिन और मायोसिन। अब देखो, अब जितना भी मैं तुम्हें कंटेंट आगे बताऊंगा सीधा रटने का है, इसमें मैं कुछ तुम्हें समझ आ सकता है डेफिनेटली। देखो फाइब्रस की क्या प्रॉपर्टीज है, ग्लोबुलर की मैंने यहाँ पे लिख रखी है, इसमें मैं तुम्हें क्या समझाऊं, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। अब जैसे यहाँ पे स्ट्रक्चर्स है, स्ट्रक्चर में आ जाता है प्राइमरी, सेकेंडरी में आता है अल्फा हेलिक्स, या फिर आगे तुम लोग पढ़ोगे तो आएगा बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर। तो यार मैं तुम्हें ये क्या इसमें क्या ही समझाऊंगा कि जैसे बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर में कौन से टाइप के बॉन्ड्स होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, वंडरवॉल फोर्सेस, कौन से टाइप के, ये मैं तुम्हें क्या समझाऊं इसमें, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड फैक्ट है। मैंने रटा था, तुम्हें भी रटना ही पड़ेगा, और कोई इसमें चारा नहीं है। ठीक है, अपन ग्लोबुलर पे चले। ग्लोबुलर पेप्टाइड चेन्स, पॉलीपेप्टाइड चेन्स कॉइल्स अराउंड टू गिव 3 डायमेंशनल स्फेरिकल शेप। ग्लोबुलर नाम से समझ में आ रहा है, ग्लोब मतलब 3 डायमेंशनल में अपन का रहता है। फाइब्रस मतलब ब्रांचेस, बहुत सारी ब्रांचेस रहती हैं, नाम से समझ में आ रहा है। इसका बेसिकली ये इनसॉल्युबल होते हैं इन वाटर, सॉरी इनसॉल्युबल नहीं, यहाँ से ये सॉल्युबल लिखना चाहिए मुझे, यहाँ से मैंने थोड़ी सी गड़बड़ी कर दी। जितनी भी गड़बड़ी है कोई जनता की बात नहीं है, मैं जो PDF अपलोड करूंगा उसमें अपन का सब सही रहेगा, है ना, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है। सॉल्युबल इन वाटर। आगे अपन की यहाँ से बात आ जाती है, यहाँ से एग्जाम्पल इंसुलिन और एल्बुमिन्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
आगे डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन्स। डीनेचरेशन में अगर तुम्हें सरल भाषा में पहले बताऊं तो बेसिकली होता है कि अगर तुमने यहाँ पे फिजिकल कंडीशंस चेंज करी, जैसे टेम्परेचर या फिर पीएच फॉर एग्जांपल, तो अपन का जो स्ट्रक्चर है उसमें चेंज आता है, उसी को अपन बोलते हैं डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन्स। अपन इसको बुकिश लैंग्वेज में पढ़ते हैं। क्या है? व्हेन अ प्रोटीन इन इट्स नेटिव फॉर्म इज सब्जेक्टेड टू फिजिकल चेंजेस, टेम्परेचर या फिर पीएच, द हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर डिस्टर्ब्ड। ड्यू टू दिस globules unfold, helix get uncoiled, protein loses its biological activity. This is called denaturation of proteins. सरल भाषा में अपन का जो स्ट्रक्चर है उसका चेंज होना। आगे, denaturation causes change in secondary and tertiary structures, but primary structure remains intact. Example, curdling of milk. डेफिनेटली कर्डलिंग में अपन का क्या रहता है, दूध का ही एक टाइप है, बट उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, इसलिए वो कर्ड बन जाता है और वो दूध का दूध रह जाता है। तो ये अपन का है। स्ट्रक्चर्स के ऊपर बात करेंगे, जो अपन का लास्ट टॉपिक है, उसमें सबसे पहला आ जाता है अपन का प्राइमरी स्ट्रक्चर। क्या है? नंबर एंड लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स आर हेल्ड टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड। सिंपल सी बात है। सेकेंडरी, ड्यू टू फोल्डिंग कॉइलिंग ऑफ पेप्टाइड चेन, इट इज ऑफ टू टाइप्स, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड शीट। कैसे देखते हैं ये मैं भी थोड़ी देर में बताता हूँ। अल्फा हेलिक्स coils are stabilized by hydrogen bonds between carbonyl oxygen of first amino acid to amide nitrogen to fourth amino acid। अब देखो यहाँ से यही वाली बात है, मैं इसको कैसे समझाऊं? ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सी चीज़ है और फैक्ट है कि तुम्हें रटना ही पड़ेगा कि अल्फा हेलिक्स में अपन का किस टाइप का बॉन्ड रहता है, क्योंकि क्वेश्चन इसमें जैसे अपन का बोर्ड्स है, बोर्ड्स में एक मार्क का क्वेश्चन आ सकता है कि भाई अल्फा हेलिक्स में जो अपन के बॉन्ड्स रहते हैं, कनेक्शन, तो हमें बता दो एक लाइन में कि भाई वो क्या क्या रहते हैं। तो तुम्हें ये लिखना पड़ेगा यहाँ से कि भाई अपन का ऐसे रहता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन कार्बोनिल ऑक्सीजन ऑफ फर्स्ट अमीनो एसिड टू अमाइड नाइट्रोजन ऑफ फोर्थ अमीनो एसिड। एक लाइन का है और तो हमें यहाँ से ये याद भी रखना पड़ेगा। तो यही है जो है। आगे अपन चलते हैं। आगे अपन का आ जाता है ऐसे बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर। क्या है जो अपन का दूसरा टाइप का है? वो है फॉर्म्ड बिटवीन द कार्बोनिल ऑक्सीजन एंड अमाइड हाइड्रोजन ऑफ टू और मोर एडजेसेंट पॉलीपेप्टाइड चेन्स। क्या है इसमें? बॉन्डिंग इज इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, स्ट्रक्चर इज नॉट प्लेनर बट स्लाइटली प्लीटेड। डेफिनेटली अल्फा हेलिक्स अपन का हेलिकल शेप का आता है और बीटा प्लीटेड शीट का मतलब अपन का एक शीट टाइप का स्ट्रक्चर होता है। सिंपल सी बात। आगे, टर्चरी रिप्रेजेंट्स ओवरऑल फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन्स। बॉन्ड्स फॉर सच इंटरेक्शन आर हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, आयनिक, वंडर वॉल फोर्सेज एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। इस टाइप के जो बॉन्ड्स होते हैं वो ये प्रॉपर्टीज अपन की रखते हैं। सिमिलरली क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर क्या होता है? स्पेशल अरेंजमेंट्स ऑफ द सब यूनिट्स विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। सिंपल सी बात है। बट चैप्टर खत्म नहीं हुआ, मैं एक चीज़ बताना भूल गया था और वो अपन की थी बेसिकली आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, pH at which Zwitter ion exists as neutral ion। अभी अपन ने यहाँ से Zwitter ion के ऊपर रिएक्शन पढ़ी थी यहाँ से कि भाई बेसिक मीडियम में कैसा रहेगा, एसिडिक मीडियम में कैसा रहेगा। तो वही वाली बात है कि उस pH पे जहाँ पे Zwitter ion ही न्यूट्रल हो उसको अपन बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। अमीनो एसिड्स हैव लीस्ट सॉल्युबिलिटी इन वाटर एट आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। इसके ऊपर वापस से क्वेश्चन बन सकता है कि भाई जो अमीनो एसिड्स हैं उनकी लीस्ट सॉल्युबिलिटी कब होती है। क्वेश्चन में एग्जांपल मतलब ऑप्शन ये दे देंगे, एसिडिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे, न्यूट्रल मीडियम में। अब जिसको ये नॉर्मल सा पॉइंट नहीं पता होगा वो कैसे करेगा? बात समझ में आ रही है? सो यार इसी के साथ अपन का चैप्टर भी खत्म होता है। आई गेस तुम लोगों को काफ़ी कुछ हेल्प करा होगा, काफ़ी मेहनत लग गई थी इसको बनाने में। कोर्स तुम्हें पता है कि यहाँ से ये जो चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स, वो खुद ही कितना बड़ा चैप्टर है, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स। तो उसको निकालना और कोई भी चीज़ मिस ना करना काफ़ी टफ टास्क हो जाता है। सो मैं यही चाहूँगा कि तुम लोग लाइक करो वीडियो को, काफ़ी मेहनत लगती है। ठीक है, सो दैट्स ऑल इज फ्रॉम माय साइड, बाय।